आज हम लोग स्टडी करेंगे विलयन वाले चैप्टर का 6वां क्वेश्चन। कह रहा है 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 एवं NaHCO3 के मोलों की संख्या समान हो तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 मोलर HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 एवं NaHCO3 के मोलों की संख्या समान हो। 1 ग्राम मिश्रण लिया है, उसमें Na2CO3 है और NaHCO3 है, दोनों के मोलों की संख्या समान हो तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए अब इस मिश्रण में HCl डाला जा रहा है जो कि 0.1 मोलर है, मोलर कैपिटल M है, के कितने ml की आवश्यकता हो। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं। तो कह रहा है Na2CO3 तथा NaHCO3 के द्रव्यमान की गणना। तो इनका द्रव्यमान, तो कह रहा है मिश्रण का द्रव्यमान कितना है Na2CO3 तथा NaHCO3 का, क्वेश्चन में दिया है 1 ग्राम। अब Na2CO3 का अगर द्रव्यमान हम x मान लें तो NaHCO3 का कितना होगा, इसी 1 में से x को घटा दें तो NaHCO3 का द्रव्यमान निकल आएगा। अब Na2CO3 के मोलों की संख्या हमको निकालना है। देखिए क्वेश्चन में हमको HCl मोलर दिया गया है 0.1 कैपिटल M, तो मोलर का मतलब विलेय के मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा और विलयन का आयतन लीटर में, तो मोलों की संख्या निकालने। तो Na2CO3 के मोलों की संख्या क्या हो गई, मोलों की संख्या निकालने में द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान करते हैं। द्रव्यमान कितना दिया है Na2CO3 का x ग्राम, तो x हो गया अपान मोलर द्रव्यमान कितना है, तो Na2CO3 है तो Na का 11 होता है, 11 परमाणु क्रमांक होता है, 23 होता है परमाणु द्रव्यमान, तो 23 गुणे 2 कर दिया, प्लस कार्बन का 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 है तो 3 का गुणा कर दिया, तो ये आ गया x बटे, इस पूरे को कैलकुलेट किए तो आ गया 106। तो NaHCO3 के मोलों की संख्या, अब देखिए अभी Na2CO3 की निकाला, अभी NaHCO3 के मोलों की संख्या निकाला, तो ये आ गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान होगा। तो NaHCO3 का द्रव्यमान कितना है, 1 - x, Na2CO3 का 1 माना गया था, x माना गया था, तो पूरा टोटल 1 है, तो इसका कितना होगा 1 - x, तो द्रव्यमान 1 - x हो गया अपान मोलर द्रव्यमान। तो Na है तो 23 हो गया, प्लस हाइड्रोजन है तो 1 हो गया, प्लस C है तो 12 हो गया, प्लस O3 है तो 16, 3 है तो 3 का गुणा कर दिया, तो ये आ गया 1 - x अपान 84 मोल। ये इतने मोल आ गए NaHCO3 के। अब देखिए प्रश्न के अनुसार हमसे क्या कह रहा है कि मिश्रण में Na2CO3 तथा NaHCO3 के मोलों की संख्या समान है, अर्थात क्या कह सकते हैं कि Na2CO3 के मोलों की संख्या बराबर NaHCO3 के मोलों की संख्या, खुद क्वेश्चन में कह रहा है, तो बराबर का निशान लगा दिया, मोलों की संख्या रखा दोनों तरफ, एक तरफ Na2CO3 दूसरी तरफ NaHCO3, तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर के x की मात्रा आ गई 0.558 ग्राम। इसका मतलब ये है कि Na2CO3 का द्रव्यमान हमने x माना था, तो x बराबर आ गया 0.558 ग्राम। जब Na2CO3 आ गया तो NaHCO3 हम लोग निकाल लेंगे। पूरे मिश्रण का द्रव्यमान 1 ग्राम था, तो Na2CO3 इतना ग्राम है, तो NaHCO3 कितना होगा, 1 में घटा देंगे 0.558, घटाया तो ये आ गया 0.442 ग्राम। अब देखिए अगले चरण में हमको क्या करना है, पूछ रहा है कि HCl के, मतलब क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि HCl जो कि 0.1 मोलर है,
Cl के कुल द्रव्यमान की गणना के लिए जो मिश्रण में Na2CO3 और NaHCO3 है हमारा, तो इससे जो है कितना भाग रिएक्शन कर रहा है इस मिश्रण से, उतनी ही हमको आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। अब एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है कि रिएक्शन होती कैसे है। तो H आवश्यक है Cl के कुल द्रव्यमान की गणना, तो जो Na2CO3 है तो Na2CO3 इसकी HCl एक्वस मतलब पानी में मिला हुआ जलीय विलयन, तो इसके जब रिएक्शन होगी तो इससे NaCl बनता है, H2O बनता है और CO2 बनता है। CO2 गैस के रूप में, H2O लिक्विड के रूप में और NaCl का जलीय विलयन प्राप्त होता है। एक्वस का मतलब जलीय विलयन। ये रिएक्शन होती है HCl की। तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको रिएक्शन नहीं पता है तो फिर आप क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमने देखिए HCl से Na2CO3 की रिएक्शन देखी। तो Na2CO3 की HCl से रिएक्शन होती है तो NaCl, H2O और CO2 बनता है। अब इनको रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। तो इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, तो 2 का गुणा कर दिया। इधर 2 Na है तो 2 इधर भी होना चाहिए, तो इधर 2 का गुणा कर दिया। तो इस तरह से रिएक्शन को हमें बैलेंस करना। तो देखिए Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान 106 ग्राम है, HCl का 73। एक HCl का 35.5 होता है और ये H भी है तो 36.5 हो जाएगा और 2 गुना करेंगे तो 73 आ जाएगा। तो अब क्या है, 106 ग्राम Na2CO3 से 73 ग्राम HCl रिएक्शन कर रही है। तो उपरोक्त समीकरण के अनुसार 106 ग्राम Na2CO3 से पूर्णतः क्रिया के लिए आवश्यक HCl कितना है, 73 ग्राम। इसलिए 0.558 ग्राम Na2CO3 से पूर्णतः क्रिया के लिए आवश्यक HCl कितनी होगी, पहले 106 में 73 है तो एक में 73/106 होगी, तो इतने में 73/106 गुणे 0.558 हो जाएगा। तो ये आ गया 0.384 ग्राम। ये इतना क्यों लिया गया, क्योंकि 1 ग्राम जो मिश्रण था Na2CO3 और NaCO3 का, इतना ग्राम उसमें Na2CO3 है। ये हो गया। अब देखिए Na2CO3 से रिएक्शन हो गई। अब दूसरा पार्ट बचा NaHCO3, तो उससे HCl की रिएक्शन करा दीजिए। तो जब उससे HCl की रिएक्शन कराएंगे तो NaHCO3 की जब HCl से रिएक्शन होती है तो फिर वही प्रोडक्ट बनता है NaCl, H2O और CO2। बस फर्क इतना है कि इसमें 73 ग्राम की जरूरत थी क्योंकि Na2CO3 106 ग्राम था, यहाँ पर 84 ग्राम है, सॉलिड है, देखिए ठोस अवस्था में। तो HCl के जलीय विलयन की कितनी आवश्यकता होगी, 36.5 ग्राम। तो 36.5 ग्राम की जरूरत होगी तो NaCl + H2O + CO2 बने। ध्यान देना है, ये ऐसे नहीं लिखना है कि कितने ग्राम है, जब तक ये समीकरण को हम लोग बैलेंस ना कर लें। जब संतुलित हो जाए समीकरण तभी ये लिखेंगे। तो अब इसमें क्या है कि 84 ग्राम NaHCO3 से पूर्णतः क्रिया के लिए आवश्यक HCl कितना है, 36.5 ग्राम, जैसा अभी हमने समीकरण में देखा। तो अब NaHCO3 के 0.442 ग्राम से कितना होगी, क्योंकि मिश्रण में इतना ही NaHCO3 है, से पूर्णतः क्रिया के लिए आवश्यक HCl कितना होगी, 84 ग्राम है, 36.5 में तो 1 ग्राम, 36.5/84, इसलिए इतने में 36.5/84 गुणे 0.442। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 0.192 ग्राम। अतः आवश्यक HCl का कुल द्रव्यमान, आवश्यक HCl का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 0.384 प्लस 0.192, मतलब टोटल जोड़ के तो आ जाएगा 0.576 ग्राम। इतने HCl की आवश्यकता पड़ेगी। इतना द्रव्यमान HCl का रिएक्शन करेगा NaCO3 और Na2CO3 से। अब देखिए तीसरा चरण क्या है, हमसे पूछ रहा है अब फाइनल में कि HCl का कितना आयतन की जरूरत होगी। तो अब द्रव्यमान हमको निकाल लिए हैं, द्रव्यमान, और हमको मोलरिटी दी गई है। तो मोलरिटी क्या होती है, जो विलेय है यानी सॉल्यूट है उसके मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो HCl
विलेन की मोलरता कितनी है 0.1। तो मोलरता का फार्मूला लगा दिया। तो विलेय के मोलों की संख्या का है या द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान का है, क्योंकि मोल बराबर मोलर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान होता है। तो यहाँ उसने डायरेक्ट उठा के रख दिया। तो मोलरता m बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान किसका, विलेय का लिखना चाहिए, बटे HCl का लीटर में आयतन। तो ये हमारा हो जाएगा 0.1 मोल प्रति लीटर इधर आ गया। और मोलर द्रव्यमान कितना आया है, HCl का द्रव्यमान कितना है 0.576 अपान, और HCl का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, Cl का 35.5, H का 1 तो 36.5 बटे आयतन लीटर में। यही हमको निकालना है। तो आयतन बराबर आ जाएगा ये बटे ये हो जाएगा। तो 0.576 अपान 365 इंटू 0.1 ये नीचे आ जाएगा। तो आ गया 0.1578 लीटर बराबर आ जाएगा 157.8 ml। लीटर को ml में बदला है तो 1000 का गुणा कर दिया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतने आयतन की जरूरत पड़ेगी HCl के। अब प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। कह रहा है द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम एवं 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालिए। ध्यान दीजिए, द्रव्यमान की दृष्टि से कह रहा है 25%, द्रव्यमान की दृष्टि से इसको ध्यान देना। तो कुल मिला के द्रव्यमान प्रतिशत है। तो कह रहा है कि द्रव्यमान की दर से 25% विलयन के 300 ग्राम एवं 40% के 400 ग्राम को आपस में मिला दिया गया है। तो प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण ज्ञात कीजिए। यानी कंसंट्रेशन निकालना है मास परसेंटेज में। तो प्रथम विलयन में विलेय का द्रव्यमान कितना है, प्रथम विलयन में अब देखिए जो कम होगा वो विलेय है। तो 25% कह रहा है, मतलब 25 ग्राम विलेय है और 75 ग्राम हमारा विलायक है। कुल मिला के पूरा विलयन जो है 100 ग्राम। तो प्रथम विलयन में विलेय का द्रव्यमान तो 25% यानी 25 बटे 100 गुणे पूरा कितना है 300 ग्राम है। तो 300 ग्राम से हो गया 75 ग्राम। अब द्वितीय विलयन में विलेय का द्रव्यमान, द्वितीय 40% है और पूरा कितना है 400 ग्राम। तो 40 बटे 100 क्योंकि प्रतिशत है, तो 40 बटे 100 गुणे पूरा कितना है 400 ग्राम। तो ये आ गया 160 ग्राम। अब दोनों विलयन को मिला दिया गया। तो दोनों विलयनों को मिलाएंगे तो विलेय का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा 75 प्लस 160। तो ये आ गया 235 ग्राम। अब विलयन का कुल द्रव्यमान कितना होगा 300 और 400, तो ये कुल मिला के आ गया 700 ग्राम। तो विलेय का द्रव्यमान निकल आया और विलयन का द्रव्यमान निकल आया। हमसे पूछ क्या रहा है कि आपस में मिला देने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण क्या होगा। तो विलयन परिणामी विलयन में विलेय का द्रव्यमान, परिणामी विलयन में विलेय का द्रव्यमान कितना होगा। तो परिणामी विलयन है, इसमें विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान निकालना है तो विलेय का द्रव्यमान बटे टोटल द्रव्यमान गुणे 100 प्रतिशत में क्योंकि निकालना है। तो विलेय का कुल द्रव्यमान 235 ग्राम है बटे विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है 700 ग्राम है। 100 का गुणा कर दिया तो आ गया 33.57%। आता है परिणामी विलयन में विलायक का द्रव्यमान कितना होगा प्रतिशत में। तो विलायक का द्रव्यमान अगर प्रतिशत में निकालना है तो विलेय इतना है तो विलायक कितना होगा 100 में, इसको घटा दें क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रत्येक 100 में। तो 100 में से इतना घटा दिया तो आ गया 66.43%। तो यही हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि द्रव्यमान की दर से 25% विलयन के 300 ग्राम एवं 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण का मतलब विलेय और विलायक की सांद्रता। तो विलेय का हमारा निकल आया सांद्रता इतने प्रतिशत है और विलायक की सांद्रता कितनी हो गई इतने प्रतिशत। द्रव्यमान के हिसाब से द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण कह रहा है, यानी द्रव्यमान में सांद्रता प्रतिशत के हिसाब से। तो निकाल लिया दोनों का। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H4OH का होल ट्वाइस इसका फार्मूला दे दिया है तथा 200 ग्राम जल को
मिलाकर प्रतिहिम मिश्रण बनाया गया है। प्रतिहिम का मतलब जो बर्फ के विरोध में हो, यानी बर्फ बनने से रोके। जो विलयन की मोललता की गणना कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम प्रति लीटर हो तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोललता और मोलरता दोनों निकालना है। इसको देखते हैं। तो जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो विलयन की मोललता की गणना करना है तो क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो एथिलीन ग्लाइकॉल जो है ये विलेय है, तो इसका द्रव्यमान कितना है 222.6 ग्राम। एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो C2H4 COH का होल ट्वाइस ये होना चाहिए। तो यहाँ पर C का 12 है, 2 है तो 2 का गुणा कर दिया, प्लस H के 4 है तो 1 का गुणा करके यहाँ पर देखिए C2H4OH का होल ट्वाइस है तो डायरेक्ट 6 का गुणा किया है। तो ये 2 को भी ले लिया है तो 6 का गुणा किया, प्लस O के 2 होंगे तो 16 गुणे 2 का गुणा किया है। तो ये आ गया 62 ग्राम प्रति मोल। अब जल का द्रव्यमान कितना होगा, जल का द्रव्यमान तो 200 ग्राम पानी दिया गया है, 200 ग्राम जल, 222 ग्राम हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल है और 200 ग्राम पानी है। तो इसका मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल ज्यादा है, तो ये विलेय नहीं विलायक है, ये विलेय होगा क्योंकि कम है। तो यहाँ पर देखिए जल का द्रव्यमान कितना है 200 ग्राम तो 0.2 किलोग्राम आ गया। अब मोललता क्या होती है, विलेय बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब यहाँ पर देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल 222.6 ग्राम है और हमारा पानी 200 ग्राम है। पानी कम है, एथिलीन ग्लाइकॉल ज्यादा है। तो जो पुस्तक में हमने पढ़ा है कि जो कम होता है सामान्यतया लिखा है, पुस्तक में NCERT में लिखा है सामान्यतया। तो सामान्यतया जो कम होता है उसको विलेय मानते हैं यानी सॉल्यूट, और जो ज्यादा होता है उसको विलायक या सॉल्वेंट मानते हैं। लेकिन एक चीज और भी लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि विलयन जिस भौतिक अवस्था में पाया जाएगा उसी को विलेय और विलायक में जो भी विलयन की भौतिक अवस्था के रूप में होगा उसी को हम विलायक मानेंगे। जैसे कि हमारा चीनी है मान लीजिए और पानी है, तो चीनी और पानी मिला के शरबत बनाया हमने, तो पानी जो है पानी अपनी भौतिक अवस्था में रहता है, चीनी नहीं पता चलती, चीनी विलीन हो जाती है। तो चीनी अगर ज्यादा भी है तो हम पानी को ही विलायक मानेंगे क्योंकि पानी अपनी भौतिक अवस्था नहीं खोता है। तो इन बातों को ध्यान देना। तो जो ये मिश्रण तैयार हो रहा है प्रतिहिम मिश्रण यानी एंटी फ्रीज मिश्रण, तो इसमें पानी अपनी भौतिक अवस्था नहीं खोता होगा, इसलिए पानी को विलायक माना गया और इसको विलेय माना गया। तो इस बात को ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि एक पेयजल का नमूना यानी क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है CaCl3 से कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषण की सीमा 15 पार्ट्स पर मिलियन द्रव्यमान में है। तो कह रहा है इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त करना है। जल के नमूने में क्लोरोफार्म की मोललता ज्ञात कीजिए। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक पेयजल है यानी पीने वाला पानी है, तो उसका नमूना लिया गया है, तो उस नमूने में क्लोरोफार्म है और क्लोरोफार्म से कैंसर हो सकता है अगर एक निश्चित सीमा से ज्यादा है पानी में। तो वही कह रहा है कि कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संतुलित है, मतलब इतना ज्यादा उसमें क्लोरोफार्म मिला हुआ है पानी में कि कैंसर होने तक प्रदूषित है।
तो इसमें संदूषण की सीमा यानी जो प्रदूषण है उसकी सीमा कितनी है, 15 पार्ट्स पर मिलियन दे दिया है द्रव्यमान के हिसाब से। तो कह रहा है इसे परसेंटेज में बदलिए और क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो जो दिया है हम उसी हिसाब से करते चले जाएंगे। तो देखिए CaCl3 का द्रव्यमान प्रतिशत में अगर सांद्रण यानी कंसंट्रेशन हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत में कह रहा है तो CaCl3 का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो CaCl3 का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 100 क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। तो CaCl3 का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो CaCl3 हमको कितना दिया है, 15 पार्ट्स पर मिलियन दिया है यानी 10 लाख में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब कहने का मतलब 1 के आगे 6 जीरो। तो इसीलिए 15 में 10 की घात 6 का भाग दे दिया और गुणे 100 कर दिया। तो ये हमारा आ गया प्रतिशत में CaCl3 का सांद्रण। अब देखिए हमको विलयन की मोललता ज्ञात करना है। तो मोललता का मतलब क्या है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ये होता है हमारा। अब देखिए पेयजल है, इसका मतलब विलायक हमारा पानी है और विलेय हमारा क्लोरोफॉर्म है। तो विलयन की मोललता बराबर CaCl3 का मोलर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलेय कौन है, CaCl3, तो उसके मोलों की संख्या, मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो CaCl3 का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान बटे जल का किलोग्राम में द्रव्यमान, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर दिए। तो ये आ गया हमारा CaCl3 का द्रव्यमान कितना है, 15 पार्ट्स पर मिलियन ppm में। तो 15 बटे देखिए 10 की घात 6 कर दिया, और मोलर द्रव्यमान कितना है, C का 12 प्लस H का 1 प्लस Cl3 के 35.5 गुणे 3 करेंगे तो 106.5 आ जाएगा बटे, अब जल का किलोग्राम में द्रव्यमान तो 1000 किलोग्राम ले लिए। अब यहाँ पर देखिए जल का द्रव्यमान दिया नहीं गया है, लेकिन जब हम मोललता निकालते हैं तो द्रव्यमान 1 किलोग्राम ही लिया जाता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.25 × 10⁴ स्मॉल m। मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं, मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं। तो ये दोनों चीजें निकल आई। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एल्कोहल एवं जल के एक विलयन में आणविक अन्योन क्रिया की क्या भूमिका है। तो आणविक अन्योन क्रिया यानी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की क्या भूमिका है एल्कोहल एवं जल में। तो जाहिर सी बात है कि इसको देखिए, जो एल्कोहल होता है C2H5OH लिखा जाता है, और जो पानी होता है ये H2O है, इसको HOH लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है बहुत विद्युत ऋणात्मक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी विद्युत ऋणात्मक है, और ये हाइड्रोजन है इसके साथ में जुड़ा है। तो इसमें क्या होगा कि C2H5OH में ये O जो है इस H के हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इसमें आंशिक ऋणावेश और इसमें आंशिक धनावेश आ जाएगा। इसी तरह इसमें आंशिक धनावेश और इसमें आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। तो ये आपस में हाइड्रोजन आबंध बना लेंगे, ये ऋण है ये भी ऋण है, तो ये इसका हाइड्रोजन इसके साथ, ये वाले ऑक्सीजन के साथ, इस तरह से हाइड्रोजन आबंध डॉट डॉट करके लिखा जाता है। तो डॉट डॉट करके इसके साथ आबंध बना लेगा HOH इस प्रकार से। तो देखिए इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। कह रहा है एल्कोहल तथा जल दोनों के अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन आबंध अणुओं के मध्य उपस्थित अन्योन्य बलों में से एक होता है। तो दोनों में चूंकि ज्यादा विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन है जल और एल्कोहल दोनों में, तो ये क्या होता है कि हाइड्रोजन आबंध बना लेते हैं आपस में।
जब एल्कोहल तथा जल परस्पर मिलाए जाते हैं तो एल्कोहल तथा जल के अणुओं के मध्य नए हाइड्रोजन आबंध बनते हैं, जैसा हमने चित्र में बताया। परंतु ये आबंध पूर्व आबंधों की अपेक्षा दुर्बल होते हैं। हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन आबंध दुर्बल होते हैं, जिसके कारण आकर्षण बलों का परिणाम क्रमशः घटने लगता है तथा राउट नियम तथा विलेन राउट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसके कारण विलेन का वाष्प दाब बढ़ जाता है तथा क्वथनांक घट जाता है। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज ये समझने की जरूरत है कि जो आबंध पहले से उपस्थित हैं उनसे जो नए हाइड्रोजन आबंध बन रहे हैं ये दुर्बल होते हैं। तो वही कह रहा है कि परंतु ये आबंध पूर्व आबंधों की अपेक्षा दुर्बल होते हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है? तो इसके कारण क्या होता है कि जिसके कारण आकर्षण बलों का परिणाम क्रमशः घटने लगता है, अतः विलेन राउट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। जाहिर है कि आकर्षण बलों का जब परिणाम घटेगा तो अणुओं में आपस में आकर्षण नहीं रहेगा। जब आकर्षण नहीं रहेगा तो अणु टूट करके छोटे छोटे भाग में बदल जाएंगे। ऐसा अनुमानतः समझाने के लिए ताकि आपको याद रहे। तो छोटे अणु को उड़ने में आसानी रहेगी। जब छोटे अणुओं को उड़ने में आसानी रहेगी तो उड़ करके वाष्प दाब ज़्यादा उत्पन्न करेंगे। तो इसीलिए राउट नियम से धनात्मक विचलन होता है, इसके कारण वाष्प दाब बढ़ जाता है। अब जाहिर सी बात है कि छोटे अणुओं को जब आबंध आकर्षण बल कम घटने लगेगा तो टूट करके छोटे अणु होंगे। छोटे अणुओं को उड़ने में आसानी होगी और छोटे अणुओं को जब उड़ने में आसानी होगी तो कम गर्म करने पे ही उड़ जाएंगे, यानी कम तापमान पे ही। तो तापमान ही हमारा क्वथनांक है, तो क्वथनांक कम होगा यानी घटने लगेगा। तो इस प्रकार से आप समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है, ये हमको बताना है। तो जाहिर सी बात है कि ताप अगर हम बढ़ा दें तो गैसों की द्रवों में विलेयता घट जाएगी। अब कैसे घटेगी वो एक अलग नियम है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी टेम्परेचर का मतलब ऊष्मा देंगे। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो गैस के अणु ऊर्जा लेकर के दूर दूर भागने लगेंगे। और गैस तो उड़ सकती है ना, सतह छोड़ करके जो चली जाए वो गैस होती है। तो द्रव के सतह को यानी विलयन के सतह को छोड़ सकती है। तो जाहिर सी बात है उसको घुलने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो ऊर्जा लेके उसके अणु सतह को छोड़ देंगे। ये याद करने का टेक्निक है, आप पढ़ते हैं। तो गैस प्लस द्रव उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है कि विलेय गैस है तो ये गैस फिर द्रव में बदल सकती है और गैस इधर फिर गैस में विलेय गैस में बदल सकती है। तो ये क्रिया इधर उधर दोनों तरफ चल रही है, इसलिए उत्क्रमणीय का चिन्ह लगाया और लिखा है डेल्टा H इक्वल टू ऋणात्मक। डेल्टा H इक्वल टू ऋणात्मक है इसमें। तो जाहिर सी बात है कि डेल्टा H हमारा ऋणात्मक है। तो डेल्टा H ऋणात्मक है, इसका मतलब कि जो निकाय है उसकी ऊष्मा में कमी हो रही है। तो इसका मतलब निकाय की ऊष्मा परिवेश में जा रही है। तो परिवेश हमारा बाहरी वातावरण है, तो हमको गर्मी महसूस होगी। इसका मतलब कि ऊष्मा बाहर निकल रही है, यानी क्रिया ऊष्मा क्षेपी यानी एक्जोथर्मिक है। तो गैस की विलेयता ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। चूंकि ताप में वृद्धि हो रही है, अतः लासातेलिय सिद्धांत के अनुसार साम्य प्रतीत दिशा की ओर अग्रसर होगा, जिससे ताप में कमी हो जाए। अब लासातेलिय सिद्धांत क्या है कि रिएक्शन उस दिशा में चलती है कि वो बैलेंस बना रहे। तो इधर देखिए, जब ऊष्मा निकलेगी गैस की विलेयता में, तो ऊष्मा निकलेगी तो जाहिर सी बात है कि ये रिएक्शन उल्टा होने लगेगी कि जिसकी ऊष्मा न निकलेगी तो न निकलने की ओर प्रेरित होगी। तो न निकलने का मतलब ये फिर से गैस और द्रव में बदल जाए, यानी विलेय नहीं हो पाएगी। तो वही कह रहा है कि चूंकि ताप में वृद्धि होती है, अतः ली चैटलियर प्रिंसिपल यानी लासातेलिय सिद्धांत के अनुसार साम्य प्रतीत दिशा की ओर अग्रसर होगा, जिससे ताप में कमी हो जाए। तो ऊष्मा निकलेगी तो ताप में कमी करने के लिए यह रिएक्शन इधर को ज़्यादा अग्रसर हो जाएगी, उल्टी दिशा में।
यानी जो विलय हो रहा था वो फिर से द्रव और गैस में टूटने लगेगा, जिससे कि ताप में कमी हो जाए। इसके कारण द्रव में गैस की विलयता में कमी आ जाती है। तो ये कारण है, इस बात को समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है हेनरी का नियम तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। तो हेनरी का नियम देखते हैं। तो देखिए, कह रहा है हेनरी के नियम, तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ध्यान दीजिए, ताप स्थिर रखना है। किसी चीज की गणना करने के लिए किसी एक चीज को कांस्टेंट रखा जाता है, तभी हम गणना कर पाएंगे। तो स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। समझ लीजिए, द्रव में गैस को विलय किया जाता है तो वहां पे हेनरी का नियम लगता है। तो किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, गैस के दाब के। अब देखिए नीचे कह रहा है अथवा किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। इसे निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर हमारी गैस वाष्प अवस्था में है, अब जाहिर सी बात है कि वाष्प अवस्था में है तो गैस में विलय विलायक दोनों है। तो किसी एक जब मिश्रण होता है किसी एक दाब को आंशिक दाब बोलते हैं। तो अब गैस की केवल बात हो रही, तो गैस का आंशिक दाब होगा। तो गैस का जो आंशिक दाब होगा वो विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो इसे निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं, P = KHX, जहाँ P हमारा वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब। ध्यान दीजिए, वाष्प अवस्था में, वाष्प और गैस में क्या अंतर है? वाष्प और गैस में ये अंतर है कि गैस को दाब डाल करके द्रव में नहीं बदला जा सकता, लेकिन वाष्प को अगर दाब डाल दिया जाए तो गैस द्रव में बदल सकती है, टेम्परेचर कम कर दिया जाए। तो ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पर स्थिर ताप है तो ताप को हम बदल नहीं सकते। तो अगर दाब डाल दिया जाए तो वाष्प द्रव में बदल जाएगी, लेकिन गैस नहीं बदलेगी। यही वाष्प और गैस में अंतर है। तो ध्यान देना है कि गैस को हमें वाष्प अवस्था में लेना है, तभी हम उसके आंशिक दाब की बात करेंगे। तो P बराबर वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब, गैस X बराबर गैस का मोल अंश। अब हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है? तो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग ये है कि सोडा वाटर तथा मृदु पेयों में, मतलब मीठे पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब में सील किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोको कोला, मिरिंडा, थम्स अप, ये सब बोतलें खोली जाती हैं तो इनमें जो है खोलने पर तुरंत बोतल से बाहर वो पेय पदार्थ निकलता है, क्योंकि हाई दाब पे रहता है। रुधिर में नाइट्रोजन की अत्यधिक सांद्रता के विषैले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोरों द्वारा श्वसन हेतु प्रयुक्त टैंकों में हीलियम मिलाकर तन की गई वायु को भरा जाता है। तो हीलियम मिला देने पे क्या होता है कि हमारी जो खून में विषैली नाइट्रोजन की विलेयता वो घट जाती है, जिससे हमारे लिए कम खतरनाक स्थिति बन जाती है। तो 11.7% इसमें हीलियम होता है, 56.2% नाइट्रोजन होता है तथा 32.1% ऑक्सीजन होता है। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि ऊंचाई वाले स्थानों पर आरोहक यानी पर्वतारोही के रुधिर में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है। इसके कारण आरोहक कमजोर हो जाते हैं तथा स्पष्टतया सोच नहीं पाते। इस प्रकार के लक्षणों को एनॉक्सिया कहते हैं। ऑक्सीजन की कमी को एनॉक्सिया कहते हैं। तो जब ऊंची जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर दबाव कम होता है, प्रेशर कम होता है, जिससे रुधिर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये सब हेनरी के नियम के अनुप्रयोग हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि हेनरी के नियम में कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती। तो जैसे बात है कि जब पर्वतारोही ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पर दाब कम होता है ऊंचाई में, इसलिए गैस की विलेयता कम हो जाती है, यानी ऑक्सीजन कम मिल पाता है। वहाँ पर ऊंचाई वाले स्थानों पर रुधिर में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, क्योंकि ऊंचाई में दाब कम है तो गैस की विलेयता कम होगी। रुधिर यानी खून जो है हमारा, वो एक तरह से विलयन है, उसमें और भी चीजें हैं, तो उसमें ऑक्सीजन यानी गैस को भी मिलाना है। तो ऑक्सीजन चूंकि गैस है तो हेनरी नियम से दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ेगी, लेकिन ऊंचाई पर जाने पर
दाब कम होता है तो इसलिए ऑक्सीजन खून से उतना अच्छा नहीं मिल पाती, जिससे ऑक्सीजन की कमी महसूस होता है। इसको एनॉक्सिया कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।